लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पहली बार होगी जाति जनगणना। पहले चरण के लिए 33 सवाल तय। लिव इन कपल को मिलेगा शादीशुदा का दर्जा। लोकसभा में नक्सलवाद पर हुई चर्चा। महुआ बोली, आज देश राइट विंग आतंकवाद से त्रस्त। राहुल गांधी ने कहा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में। अब देश अपनी मर्जी से तेल भी नहीं खरीद सकता। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2026-27 की जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से करने का ऐलान किया है, जिसमें इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा, बशर्ते वो खुद अपने रिश्ते को लंबे समय तक चलने वाला माने। ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जहां करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाएंगे और लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी अपनी जानकारी भर सकेंगे। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के तहत घरों और बुनियादी सुविधाओं का डेटा लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। खास बात यह भी है कि आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही हर घर को जियो टैग कर डिजी डॉट बनाया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी प्लानिंग और चुनावी परिसीमन में बड़ी मदद मिलेगी। क्रिया चल रही है। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। लोकसभा में आज नक्सलवाद पर अहम चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। चर्चा की शुरुआत में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 1 साल पहले गृह मंत्री ने सदन में स्पष्ट कहा था कि भारत से नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आज 31 मार्च से ठीक एक दिन पहले उसी मुद्दे पर सदन में चर्चा होना ये दिखाता है कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज देश राइट विंग आतंकवाद से ग्रस्त है। मुझे लगता है कि उनके लिए करारा जवाब है कि जो कहते थे नक्सलवाद को खत्म जो है नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल टास्क है। रेड कॉरिडोर जो इनकी ही बदौलत इतने सालों तक पनपी, वो रेड कॉरिडोर समय सीमा के खत्म नहीं हो सकता। आज उन लोगों को हमारा जवाब है कि गृह मंत्री जी ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने डेडलाइन तय की और आज पूरे विश्वास के साथ उस डेडलाइन से पहले इस देश को माओवाद से मुक्त करने के लिए प्रयास भी यहां पर किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि हर चीज की एक समय सीमा होती है और करीब 50 साल से चल रहा नक्सलवाद अब अपने अंत की ओर पहुंच चुका है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय की जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, इसलिए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और हंगामे के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में सदन में प्रतिक्रिया देते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष पर बहस से बचने और संसदीय परंपराओं का पालन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर सरकार से संसद में बहस की मांग की है। उन्होंने कहा, युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश हित में सभी को एकजुट होकर समाधान निकालना चाहिए। देश के 5 राज्यों में अप्रैल में होने वाले चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़काने का काम कर रही है। साथ ही चुनाव के बाद गैस और कैश जैसी सुविधाएं बंद करने की बात कहकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं केरल में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनसे देश के किसानों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने दावा किया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है और अब देश अपनी मर्जी से तेल खरीदने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल चुनाव और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर कहा कि केरल में पिछले 70 सालों से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रही है और इस बार उन्हें उम्मीद है कि यूडीएफ की सरकार बनेगी। उन्होंने केरल और उच्च शिक्षा स्तर की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में भी ऐसा ही माहौल बनना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत पीएमके को 18 सीटें मिली हैं, जिनमें से अब बाकी 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। वहीं एआईएडीएमके ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर मैदान में उतरेगी। इस बीच पीएमके के प्रमुख ने डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर खराब शासन और जन कल्याण के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंत्री विजय चौधरी और एमएलसी संजय गांधी ने परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिलवाया गया है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने भावुक होकर कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बांध कर रखा था, कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं कर पाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि टिप्पणी करने वाले सांसद को शायद ये नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के दौरान बीजू पटनायक को रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में अपने कार्यालय के पास दफ्तर दिया था। पटनायक ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले को मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1960 के दशक में अमेरिका और सीआईए की मदद से चीन के खिलाफ रणनीति बनाई गई थी, जिसमें बीजू पटनायक एक कड़ी थे। लोकसभा में आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन बिल 2025 पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि आईबीसी देश के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा और अहम कदम साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कानून की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसे हुए कर्ज की वसूली में काफी सुधार देखने को मिला है। सीतारमण ने कहा कि आईबीसी प्रक्रिया में देरी की सबसे बड़ी वजह ज्यादा मुकदमेबाजी है, जिस पर अब सख्ती की जाएगी। नए नियम के तहत डिफॉल्ट साबित होने के बाद इनवॉल्वेंसी आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होगा, जिससे मामलों का तेजी से निपटान हो सके। रुपए की गिरती कीमत को लेकर लोकसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आपको बता दें कि आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88 पैसे गिरकर 95.22 के स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, जहां इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी रुपए पर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक महीने में रुपया करीब 4% गिर चुका है, जबकि इस वित्त वर्ष में अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1636 अंक यानी 2.22% टूटकर 71,948 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 488 अंक गिरकर 22,331 के स्तर पर आ गया। बाजार में आज सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, रियलिटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला, जहां जमकर बिकवाली हुई। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का माहौल रहा। जापान का निक्केई इंडेक्स 225 3.60% लुढ़क गया, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी 2.60% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ हरे निशान में है और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग सपाट बना हुआ है। कुल मिलाकर ग्लोबल कमजोरी और सेक्टोरल बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना हुआ है। लेट्स माइक न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।